सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण, जो कि हमारी विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित है, पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा उपविषय भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। प्राचीन काल में जो आदि मानव होते थे वो अपनी बातों को संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते थे। धीरे धीरे उनके मुख से जो ध्वनियाँ निकलती थी उनका प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया और भाषा का क्या है, उद्भव हो गया। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, बोलना। आगे है हमारा भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। सबसे पहले है हमारा मौखिक रूप। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बोलकर बताते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे क्या है हमारा लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित रूप कहते हैं। तीसरा रूप क्या है, सांकेतिक रूप। भाषा विकास से पूर्व मानव संकेतों द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था या उनको समझाता था। वह अपने आँख, दांत, हाथ, कान, उंगली आदि अंगों द्वारा संकेत करके अपनी बात समझाने का प्रयास करता था। यही सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम संकेत के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा होती है। आगे क्या है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा। बोलने से पहले जब बिल्कुल छोटा होता है वो बोलना शुरू करता है। शिशु अपने शैशवावस्था में जिस भाषा को अपनी माँ और परिवार के अन्य लोगों से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। आगे है हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार एवं दिल्ली आदि प्रदेशों में बोली जाती है। सर्वाधिक बोले जाने के कारण ही हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकृति मिली हुई है। राजभाषा किसे कहते हैं? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा यानी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा है क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी को बोला और समझा जाता है। राजभाषा क्योंकि राज्य के कार्यों में हिंदी प्रयोग में लाई जाती है और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई, यानी कि मान्यता प्राप्त हुई थी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे है हमारा मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण अथवा शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। कई वर्ण ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अतः शिक्षाविदों ने भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए वर्णों एवं शब्दों के जिस रूप को स्वीकृति प्रदान की है वह मानक भाषा कहलाती है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको शिक्षाविदों द्वारा मान्यता प्राप्त हो उन्हें मानक भाषा के वर्ण या मानक भाषा कहते हैं। जैसे अमानक रूप में देखो पत्ता, और यहाँ पे देखो प, फिर आधा त, फिर पूरा त, फिर ता। हिंदी, पहले आप क्या करते थे, हिंदी लिखते थे तो न डालते थे, यह अब अमानक रूप है। तो आपने जब हिंदी लिखना है तो आपने क्या करना है, बिंदी लगानी है। गए, गए क्या रूप है, अमानक, और गए क्या होता है, यह मानक रूप होता है। द्वारा, और ये देखिए द्वारा, यहाँ पे वह देखो पाँव में डला हुआ है, परंतु आगे ऐसा नहीं है। आगे है हमारा बोली
और उपभाषा। बोली स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली ऐसी वाणी है जिसका लिखित रूप नहीं होता, अर्थात बोली को जनसाधारण की भाषा क्या है कहा जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। उदाहरण स्वरूप हिंदी में अनेक बोलियां हैं। अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बंगेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, कुमाऊनी, मगही आदि। उपयुक्त बोलियों में से कुछ बोलियों में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। साहित्य रचना होने से जो बोली है वह उपभाषा बन जाती है। जैसे सूरदास जी ने बज्र बोली में सूरसागर और तुलसीदास जी ने अवधी बोली में रामचरितमानस की रचना की, जिस वजह से ये जो वहाँ की बोली थी वह क्या बन गई, उपभाषा। अब हम जानते हैं दोनों में अंतर क्या है, बोली और उपभाषा में अंतर। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और जब बोली में किसी साहित्य की रचना होती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। अब है हमारा भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्षेत्र मतलब उसका स्थान, और बोली जो होती है उसका सीमित होता है। भाषा व्याकरण सम्मत है और बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। जैसे आप घर पर कहते हैं कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि पानी दे दो, ण शब्द जो होता है वह व्याकरण में नहीं है, इसलिए वह भाषा का अमानक रूप है। भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पाई जाती है, जबकि बोली केवल बोलचाल की भाषा है जिसको हम केवल बोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसका लिखित रूप हमारे पास नहीं होता। भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है और बोली का प्रयोग राजकीय कार्यों में नहीं किया जाता। लिपि के बारे में अब हम जानते हैं। जब मानव मौखिक रूप में विचारों का आदान प्रदान करने लगा तो उसके सैकड़ों वर्षों बाद उसने अपनी बातों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उसने, जैसे कि आप अपनी नोटबुक को संभाल कर रखते हो, इसी प्रकार जो मानव था उसको भी लगा कि मैंने अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप को हम जो लिपि कहते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जिस ढंग से भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। ये देखिए, भाषा और लिपि तुम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है, हिंदी की क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। इस प्रकार आपने इनको याद करना है। अब है साहित्य। साहित्य क्या है? भाषा का लिखित रूप निश्चित एवं स्थायी होता है। भाषा का लिखित रूप, आप मान लीजिए आपने नोटबुक बनाई है तो आपके पास वो सेफ्टी से रहती है। निश्चित मतलब जो आपके पास निश्चित रूप से होता है, स्थायी रूप से होता है। भाषा के लिपिबद्ध किए गए संचित ज्ञान को सैकड़ों वर्षों के बाद भी समझा जाता है। इसी निश्चित एवं स्थायी संचित ज्ञान को साहित्य कहते हैं। साहित्य की 3 विधाएं होती हैं: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य। जब कोई साहित्य की रचना कहानी, संस्मरण, एकांकी, निबंध, जीवनी आदि के रूप में होती है तब उसे गद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य, जब कोई साहित्य रचना कविता के रूप में होती है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। चंपू का क्या अर्थ होता है? जिसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों मिश्रित हों उसे चंपू साहित्य कहते हैं। तो आज आपने साहित्य के बारे में नया जाना है, क्योंकि अभी तक आपके पास भाषा और लिपि और व्याकरण में इसके बारे में नहीं आया था। आज हमने क्या जाना कि साहित्य की कितनी विधाएं होती हैं? 3। गद्य साहित्य जिसमें पाठ होते हैं, एकांकी निबंध होते हैं। पद्य साहित्य में कविताएं होती हैं। और चंपू क्या होता है? चंपू में गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं। अब हम जानेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता एवं सुंदरता को बनाने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। वे ही नियम व्याकरण कहलाते हैं। इस प्रकार हमारी परिभाषा क्या बनती है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में क्या है वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।